बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। मैं उनकी इंटेलिजेंस का तो कायल हूँ ही हूँ, साथ में उनकी हंसी का बहुत कायल हूँ। वो बड़े ही दिलखुश है, चेहरा बड़ा स्माइलिंग वाला है उनका। और वो कोई भी मौका हो, बाज़ार में तेज़ गिरावट हो, तेज़ बढ़त हो, बजट हो, इंटीरियम हो, कुछ भी हो, इलेक्शंस हो, उनसे हमको काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस मिलती है। मैं बातचीत कर रहा हूँ दिनशो ईरानी की। और दिनशो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो सर, मैं एक परंपरागत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बजट आपको कैसा लगा, और बजट का आप मार्केट कनेक्शन कुछ देख पा रहे हैं? डिम्पी जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो थैंक यू। पर आमंत्रित करने के लिए, और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, योर टीम एंड द थैंक व्यूअर्स। यू। तो डिम्पी जी, एक्चुअली आप ये देखिए कि कल जो बजट आया था, इतना कुछ पॉजिटिव नहीं था उसमें। एक जो मेजर पॉजिटिव था वो यही था कि डेफिसिट आपका जो टारगेटेड 5.1 था वो आपने 4.9 कर दिया। यस। तो उसके चलते हमें ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जो बोरोर है मार्केट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो थोड़ा बैक ऑफ हो जाएगा। इसलिए हमें लग रहा है कि फाइनेंशियल्स के लिए वो फिर भी ठीक है, क्योंकि आपकी बोरोइंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि डेफिसिट ही कम हो गया। इसलिए केपेक्स वगैरह के लिए, खर्चे के लिए उन्होंने काफी हद तक अपना कंट्रोल किया था। दूसरा जो एक इंडिकेशन हमें मिला, वो ये मिला इस बजट से कि पहली चीज तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जॉब क्रिएशन करना है। बहरहाल जॉब के लिए जो स्पेंड होंगे वो ऑब्वियसली लॉन्ग ड्रॉन होते हैं, ये तो 4-5 साल की स्टोरी है। और दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर को पुश करना पड़ेगा फॉर क्रिएशन ऑफ जॉब्स। इसलिए जो गवर्नमेंट का केपेक्स है, थ्रस्ट है, वो काफी हद तक एक नमी आ गई है वहां पे। और आप ये भी देखिए कि उन्होंने जो केपेक्स की अभी बात की है, वो नॉर्मली 4-5% ही उन्होंने रखा है अक्रॉस सेक्टर। इनफैक्ट रेलवे में तो काफी कम था, डिफेंस में फिर भी थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि डिफेंस में तो 6-8-9% के आसपास था डिफेंस में। पर बाकी सब जो आपने जो एरिया देखे वहां पे 2-3% की बात हुई है, ऑन एन एवरेज 4-5% की बात हो रही है। तो इट सीम्स कि ये थिंकिंग आ रही है गवर्नमेंट में कि आपका केपेक्स आप उसी हद तक कीजिए जितना आपका रियल जीडीपी ग्रोथ हो। तो इसलिए हमें लग रहा है आगे चल के भी शायद यही फिलॉसफी रहेगी उनकी। तो इसलिए एक जो पुश आना चाहिए अभी, वो प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट सेक्टर से इतना पुश आएगा। बहरहाल एक जो बड़ा नेगेटिव था, वो जो मार्केट ने अभी तक इग्नोर किया हुआ है, वो है कैपिटल गेन्स टैक्स जो बढ़ा दिया। अभी आप सोचिए डिम्पी जी कि जब कोई कंपनी में आपकी अर्निंग्स घटती है 1% या बढ़ती है 1%, जैसे आपने इन्फोसिस में देखा कि उन्होंने गाइडेंस अपनी 1% से बढ़ा दी थी, तो उसके चलते सबने अपनी अर्निंग्स भी 1% बढ़ाए, लेकिन जो रिएक्शन था वो स्टॉक में वो काफी हद तक बहुत बढ़िया था, 6-7% चल गया वो एक ही दिन में। लेकिन यहाँ पे ऑन अ वेटेड एवरेज बेसिस, जो आपकी लॉन्ग टर्म जो है वो 2.5% से बढ़ा कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म उन्होंने 5% से बढ़ाए हैं। तो ऑन अ वेटेड एवरेज बेसिस आपका अगर जो सरचार्ज आप ऐड करें, तो रफली 4-5% आपका वहां पे अर्निंग्स आपका लॉन्ग टर्म बेसिस में कम हो गया है इंडिविजुअल इन्वेस्टर का। तो आप सोचिए कि उसके चलते कोई रिएक्शन बाजार में था नहीं, वो हमें हजम नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है कि थोड़ा तो कुछ आना चाहिए, पर लगता है कि मेनली एक दिन में आ जाता तो अच्छा था। लेकिन अभी लग रहा है कि लॉन्ग टर्म थोड़ा ये साइडवेज ही रहेगा बाजार आगे चल के। सो दैट्स आवर व्यू। आई डोंट थिंक बजट में इतना कुछ जाता था। नाउ वन हैज टू लुक एट स्टॉक स्पेसिफिक्स रादर देन बजट थ्रस्ट। तो सही कह रहे हैं सर, वो किसी को भी हजम नहीं हो रहा है एक्चुअली में। मेरे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट ने अभी तक उस पर रिएक्शन क्यों नहीं दिया। हो सकता है थोड़ा डिले रिएक्शन दे, बट हाँ देगा ज़रूर, मेरा ऐसा मानना है। और मैं बताऊँ, ये सिर्फ आप नहीं है सर, मैं नहीं हूँ, बल्कि बहुत सारे मैंने मार्केट पार्टिसिपेंट से बातचीत की, सभी का मानना है कि भाई आपने फिर गोल्ड पे ड्यूटी क्यों हटाई, फिर आपने एलटीसीजी बढ़ा दी, बताओ। ये कोई मतलब थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट। तो आपको आपने समझ लिया कि भाई मार्केट लोग अलग हैं, कॉर्नर्ड हैं, इनको अलग तरीके से ट्रीट करो। ऐसा मत करो। मार्केट के लोग भाई मार्केट वाले अलग हैं, ठीक है। अच्छा दिशो भाई, एक चीज़ और है। अभी बजट आ गया, बजट के अंदर ना एक ऐसी चर्चा हो रही थी कि भाई पहले ईवी को लेके मैम कुछ अच्छा बयान दे सकती हैं, रोड मैप देंगी, है ना। डिफेंस को लेकर, और डिफेंस टू ग्रोथ कैसे आएगी उसको लेंगे। रेलवेज़ में शायद कैपेक्स और बढ़ेगा, लेकिन एक ही लाइन आई सिर्फ कि भाई हमारा कैपेक्स 11 लाख करोड़ का है। अब आप खुद से समझ लो किसका कितना कितना है। तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आया। ये इंटीरियम में भी आया था, तो कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आया। तो आप इन जो बढ़े हुए सेक्टर्स हैं उसमें क्या करना चाहोगे, या क्या राय देना चाहोगे जो बड़े हुए सेक्टर हैं इन द टर्म्स ऑफ अ प्राइस?
सी एक्चुअली डिम्पी जी पहले से आई मीन बजट की हमने वेट नहीं की थी, बिकॉज हमें भी लग रहा था कि गवर्नमेंट एक हद तक ही कुछ कर सकती है। तो रेलवे में हम तो काफी हद तक नहीं थे पहले भी, लेकिन जो भी हमारे पास था, हमने बजट के पहले ही हमने निकाल दिया, बिकॉज हमें लगा नहीं था कि यहाँ पे कुछ ज्यादा होगा। डिफेंस में भी हमें ये लग रहा था कि अभी यहाँ से वैल्यूएशन जिस तरह से स्ट्रेच हो गए थे इन कंपनियों के, हमें ऐसे लगा कि अगर जो आगे की 3 साल भी बढ़िया हो तो भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो वैल्यूएशंस को। तो इसलिए एक आध स्टॉक हमने निकाल दिया, पूरा ही आउट कर दिया, फिर दूसरा एक स्टॉक हमने हल्का हो गया हम उसमें। तो इसलिए हमें लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा आपको थम के रहना पड़ेगा, और एक्चुअली यही हुआ कि और गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, क्योंकि एक हद तक वो भी पुश कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट उनको थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को भी अप करनी पड़ेगी अपनी गेम। तो उसके लिए हमें लगा था कि थोड़ा बैक ऑफ कर दीजिए। दूसरा जो हमें एक बड़ा जो अचंभा सा लगा वो था रियल एस्टेट के लिए, जहां पे उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो कम कर दिए, लेकिन इंडेक्सेशन हटा दिया। आप सोचिए अभी जो जिसके पास पुश्तैनी जो जमीन होगी या तो कोई घर होगा, उसका तो बहुत ही बड़ा हिट होने वाला है, क्योंकि 2-7.5% कम हो गया, लेकिन जो इंडेक्सेशन 2004 तक अवेलेबल था वो भी 2001 तक कर दिया उन्होंने, और उसके बाद वाले तो और भी वो होंगे। तो इससे ये सब हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि थ्रस्ट किधर का है। आपको अगर ये इन्वेस्टमेंट का थ्रस्ट करना था तो आपको कैपिटल गेन्स में ज्यादा ट्रिंकर नहीं करना चाहिए था। आप गोल्ड आपने कम कर दिया, तो क्या आपको चाहिए कि गोल्ड में सेविंग्स हो? तो ये सब हमें जरा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा बैक ऑफ हो जाइए बाजार से, थोड़ा समझ जाइए बाजार में अभी आज की तारीख में, जी। और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने हैं तो वही लेंगे हम आगे चल के। दिशा सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल ये इंडेक्सेशन वाला देखिए, बहुत लोगों को ये गूगली समझ में नहीं आई। हालांकि रेवेन्यू सेक्रेटरी आके हमारे चैनल पर स्वदेश पर सफाई भी दे रहे थे कि नहीं, अगर किसी की पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी है, होल्डिंग है, तो उसको उतना असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसको फायदा होगा। खैर, ये कैलकुलेशन वाला मामला है उनके हिसाब से पूरा का पूरा। आप सर ये बताइए कि यहाँ से अगर बाजार को अगर मूव लेना है, तो क्या जो नतीजे हैं अर्निंग से वही मूव कराएंगे बाजार को? और अगर मान लीजिए किसी को बजट में कुछ खोजना है अभी, क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर अभी भी कम से कम निवेश के मौके हैं अच्छे? जी देखिए, एक्चुअली पहले भी अब जो हमारा बाजार चल रहा था वो इसलिए चल रहा था, एक तो काफी री-रेटिंग हुई है हमारे बाजार की इन टर्म्स ऑफ पीज वगैरह, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव बाजार था हमारा। अट्रैक्टिव इन द सेंस के इन्वेस्टर्स के लिए। आप सोचिए, चाइना जिसने इतना बढ़िया जीडीपी ग्रोथ दिखाया पिछले 20 साल में, मतलब पिछले 2-3 साल छोड़ के आप देखें पिछले 20 साल के उनके बाद के, तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया था। पर वो बाजार कभी चला नहीं। चला इसलिए नहीं क्योंकि चाइना काफी हद तक एक अट्रैक्टिव मार्केट नहीं था इन्वेस्टर्स के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, और डोमेस्टिक के लिए भी, क्योंकि वो इतना फोकस नहीं देते थे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर या ग्लोबल इन्वेस्टर को। तो इसलिए इंडिया पिछले 25 साल में चाइना को बीट किया है, पिछले 20 साल में बीट किया है इंडिया ने, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। और पिछले 15-5 आप जो भी साल टाइम पीरियड देख लीजिए, इंडिया डन फार बेटर देन द चाइनीज मार्केट। और वो इसलिए क्योंकि हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन थे, और हम काफी हद तक मैल्येबल थे टुवर्ड्स इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो इसलिए काफी ओपन हमारा मार्केट था। अब ये अगर जो आप वो कंट्रोल करोगे, तो जो मैं जैसे मैंने बोला, चाइना ने ऑलरेडी ब्रिजेस बना दिए हैं, रोड्स बना दिए हैं, पोर्ट्स बना दिए हैं, उनका इंफ्रा A1 इंफ्रा है उनके पास, फास्ट ट्रेन्स है वगैरह सब है, जो भाई हम कर रहे हैं, फिर भी उनका मार्केट नहीं चला। तो आप सोचिए कि आप इन्वेस्टर के बगैर आप ये नहीं कर सकते। तो उसको अट्रैक्शन थोड़ी चाहिए होगी, और वो थोड़ा मैलिएबिलिटी चाहिए होगा। बहरहाल जो आपने बोला अर्निंग्स ग्रोथ, अभी ये क्वार्टर तो एनीवे काफी हद तक एक प्रेशर वाला क्वार्टर है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जून क्वार्टर की जो अर्निंग्स आने वाले हैं वो इतने एक्साइटिंग होने वाले हैं। एक पॉकेट्स में होंगे शायद, पर बियॉन्ड दैट एक्साइटमेंट नहीं लग रही है हमें यहाँ पे। तो इसलिए एक जो वैल्यूएशन है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको फ्लोज ही चाहिए होंगे, जो शायद डोमेस्टिक से ही आए, कि मुझे नहीं लगता कि एफआईआईज इतने अट्रैक्टेड रहेंगे अभी आज की तारीख में यहाँ पे। नमस्कार दिनशॉ जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। खास तौर से 2 सेक्टर्स पे आपकी राय चाहिए थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हिलियोस एज अ फंड ने हाल फिलहाल पीएसयूज और साथ ही ओएमसीज पे भी अपना कुछ वेटेज बढ़ाया था। इस पे आपसे समझना चाहेंगे कि क्या बजट में, क्योंकि पीएसयूज के लिए भी केपेक्स में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, ओएमसीज को लेके कुछ उम्मीदें थी,
वहाँ पे भी कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं आए, तो क्या वहाँ से थोड़ी निराशा हाथ लगी? और बजट के अलावा भी क्या वो जो आपका लॉन्ग टर्म स्टोरी वो इंटैक्ट है इन सभी में? क्या ये प्लेज अभी भी पसंद आ रहे हैं? श्रुति की एक्चुअली हमने जो पीएसयूज और ओएमसीज वगैरह में लास्ट ईयर से बढ़ाना चालू किया था, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। और एक्चुअली शायद जून से हमने अपना वेट थोड़ा कम करना चालू कर दिया था, बिकॉज हमें लग रहा था कि अभी यहाँ पे एक स्ट्रेच वैल्यूएशन थे वो हमें अपील नहीं कर रहे थे सब दोनों स्पेस में। आई मीन पीएसयूज एज वेल एज ओएमसी। ओएमसी तो इनफैक्ट हमारे सारे जीरो कर दिए हमने। तो हमारे पास अभी एक भी ओएमसी नहीं है आज की तारीख में, तो वो किया हमने। और पीएसयूज में भी हमने थोड़ा छांटना चालू कर दिया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि अभी यहाँ से एक पुश आना बहुत मुश्किल है गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द फिस्कल फ्रंट। तो इसलिए हमने वो भी एक हद तक कम किया है। बहरहाल आपने जो बोला कि आगे चल के क्या लगता है, ऑब्वियसली एक वैल्यूएशन कंफर्ट आना चाहिए यहाँ पे, जो आज की तारीख में तो नहीं है। अगर जो आगे चल के होता है स्टॉक्स में करेक्शन, लाइक ओएमसीज में तो आगे करेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी कंफर्ट नहीं है, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि क्रूड अभी सस्टेन करेगा, क्योंकि आपकी दो मेजर जो इकोनॉमीज है वो काफी प्रेशर में है। मैं यूएस और चाइना की बात कर रहा हूँ, तो उसके चलते हमें लग रहा है वहां पे भी थोड़ा, तो इसलिए संभल जाए तो बेटर है यहाँ पे इस स्पेस। बैंक्स में बहरहाल हम अभी भी काफी कंफर्टेबल है। ओके ठीक है। अच्छा, बैंक्स पे कंफर्टेबल हो आप सर अभी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जैसे आप एक तो पीएसयू बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे कंफर्ट है, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही है। पर दूसरा मैं ये जैसे बोल रहा था आपको कि एक तो जो डेफिसिट नंबर जो कम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5.1 का 4.9, मतलब 5.6 था उसका, 5.1 एक्सपेक्टेड था, वो 4.9 कर दिया। जो एक काफी हद तक एक फिस्कल प्रूडेंस कहलाई जाती है, और उसके चलते जो प्रेशर होता है बोरिंग मार्केट में वो काफी हद तक नीचे आ जाएगा। तो 20 बेसिस पॉइंट की बात हो रही है, बट 20 बेसिस पॉइंट ऑन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी काफी बड़ा फिगर होता है, तो इसलिए थोड़ा वहां पे हमें कंफर्ट ज्यादा आ रहा है। नहीं नहीं दिलशा, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस है और काफ़ी फाइन ट्यून करके आप सारी बजट की चीज़ों को सामने रख भी रहे हैं। और मेरे को लगता है ये कई बार क्या होता है ना, हेडलाइंस अलग होती हैं और नीचे की चीज़ें अलग होती हैं, तो जो आप वो अलग करके बता रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा हमारे पास समय लिमिटेड था, आपसे बातचीत करके हमेशा मज़ा आता है और हमेशा समय कम हो जाता है, लेकिन किस दिन ज़्यादा समय के साथ आपसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी है, टचवुड, और कभी आपकी स्माइल कम ना हो, ऐसे बढ़ती रहे, आप हेल्दी और वेल्दी बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे को